पिछला रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गया। ठीक है, सुनना, दोबारा स्टार्ट करते हैं। सुनो, अभी तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़े थे? अभी तक हमने पढ़े 6 फॉर्मूले। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से वो 6 फॉर्मूले थे? सबसे पहले था करंट का फॉर्मूला। पहला I = Q/T। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला V = W/Q। सेकंड फॉर्मूला V = W/Q। थर्ड फॉर्मूला था सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, V = IR। और फोर्थ लॉ रेजिस्टेंस का R = में ρL/A। लास्ट फिफ्थ फॉर्मूला ये सीरीज कॉम्बिनेशन R1 + R2 + R3 Rn तक। ठीक है, सिक्स्थ फॉर्मूला 1/R पैरेलल, 1/R1 1/R2 1/R L पर। अभी तक हमने ये 6 फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिमाग लगाना जरा ध्यान से, ये सुनना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? अगर आवाज नहीं आएगी तो प्लीज बोल देना कि भैया आवाज में दिक्कत हो रही है। ठीक है, दिमाग लगाना। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? हीटिंग इफेक्ट, सोच अपने आप को म्यूट कर ले मेरे भाई। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? मतलब ये कि यार एक सर्किट जब ऑन होता है और उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो क्या करता है? गर्मी पैदा करता है। फॉर एग्जांपल, मान लो फॉर एग्जांपल एक पंखा चल रहा है। ठीक है, पंखा जितनी देर तक चलता रहता है तो उतने क्या करता है? वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है। मतलब ये कि जब पंखा कुछ देर तक चलता है तो उसके बाद क्या होता है? वो गर्म होने लग जाता है। तो हमने क्या उसको हीट दी है? नहीं, उसके अंदर क्या हुआ है? उसके अंदर हुआ ही है कि जब पंखा चल रहा था तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, और जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, जब करंट पास हो रहा था तो उसकी वजह से क्या पैदा हो रही थी? उसमें हीट पैदा हो रही थी। तो क्वेश्चन यही आता है कि यार ये हीट कहाँ से निकल कर है? ठीक है, तो क्या एनर्जी, अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हें पता है कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता, ना ही खत्म किया जा सकता, सिर्फ कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्या पता बाहर से हीट आ गई हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्या पता अपने आप हीट डेवलप हो गई हो, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी को नहीं बनाया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता, और अगर नहीं बनाया जा सकता, नहीं खत्म किया जा सकता, तो इसका मतलब हीट एनर्जी को किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी से कन्वर्ट करके बनाया गया, और वो फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब ये कि इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी हमने जो दी थी वो किसी ना किसी तरीके से हीट में कन्वर्ट हो रही है, और वो हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है। तो इससे हो क्या रहा है? हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है भाई। अगर तुमने खाना खाया तो खाना खाने के बाद तुम एक्टिविटीज कर पाते हो, फिर तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। क्यों? क्योंकि तुमने जितना भी खाना खाया था उससे जितनी भी एनर्जी मिली थी वो सारी तुमने उन एक्टिविटीज में गवा दी। अब तुम्हें नया और खाना चाहिए ताकि तुम नई एनर्जी बना सको। सेम तरीका यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी अगर तुम दे रहे हो और अगर वो हीट में कन्वर्ट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट हो रही है ना। अब चाहे तुम्हारे फायदे का हो वो हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो वेस्ट हो रही है, तो पक्की बात है। समझ आया निकाला? क्या और भी तरीके हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है? हाँ बिल्कुल, और तरीके हैं। जैसे कि सबसे कॉमन फॉर एग्जांपल, तो किसी ट्रांसफार्मर के पास जाते हो तो साउंड प्रोड्यूस करता है, आवाज आती है ना उसके पास से, तो वो भी क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी की वेस्टेज है। अब वो कैसे होती है, क्या होती है, उसका क्या फायदा, वो बात की बात है, वो हमारे उसका नहीं है। लेकिन हाँ, हीटिंग इफेक्ट है कि जब करंट फ्लो करता है एक सर्किट में से तो वो हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है। अब क्वेश्चन यही है, अब मुद्दा भी यही है कि भाई हीटिंग इफेक्ट अगर वो पैदा करता है तो उस हीटिंग इफेक्ट से क्या क्या होता है और क्या क्या प्रोसेसेस चलते हैं। अब दिमाग लगाना जरा ध्यान से सुनो। हीटिंग इफेक्ट का सिंपल सा मतलब है यार, एक सर्किट से करंट फ्लो करा, वो करंट ने क्या करा? अपने आप को कन्वर्ट करा और हीटिंग इफेक्ट पैदा करा। लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना, हीटिंग इफेक्ट हुआ कैसे? समझ आया मैंने क्या बोला? दूसरी बात, अगर कुछ काम का है तो हमारे किस काम आ सकता है वो सुनना पहले जरा ध्यान से। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक सेकंड। छोटा सा मैंने बताया ना, वो आ गया उसने ये सारी सारे डस्टर फेंक दिए उसने। अरे यार उसको दोनों डस्टर फेंक दिए। एक सेकंड जरा। मुझे काम चलाना पड़ेगा। चलो सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है? दिमाग लगाना जरा ध्यान से। सबसे पहले कॉमन बात आती है कि यार भैया एक बात बताओ, जब एक सर्किट से करंट फ्लो करता है तो वो कैसे कैसे पावर प्रोड्यूस करता है? मतलब सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक पंखा चल रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कुछ पावर प्रोड्यूस कर दोगे जिसकी वजह से पंखा चल पा रहा है।
मतलब सिंपल सी बात ये कि यार भैया जब एक सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो वो पंखा ऑपरेट हो रहा है, पंखा मतलब कोई भी फैन है या फिर कोई भी लाइट है, वो लाइट ऑपरेट हो रही है, तो मतलब उसका मतलब उसके अंदर कोई एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी, इट इज पावर। ठीक है, तो पावर कैसे काम करे, हीटिंग इफेक्ट के बारे में कब समझ में आएगा, तो हमें पहले ये तो समझ में आ जाए कि एक पंखे को पावर कितनी चाहिए, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि उसकी पावर इतनी है और उसको इतनी पावर चाहिए और हम उससे कितनी हीट पैदा कर पा रहे हैं। आया समझ, मैंने क्या बोला, तो मेरा ध्यान से, तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि हम उसकी पावर का पता लगा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि पावर का पता कैसे लगाया जाएगा या फिर पावर किस चीज पर डिपेंड करती है। तो सबसे सिंपल लॉजिक सुनना, मान लो एक सर्किट है और ये बल्ब है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें पता है एक बैटरी है, उसका पॉजिटिव एंड होता है और ये अलग नेगेटिव एंड होता है। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से निकलते हैं और करंट पॉजिटिव से निकलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट बनता है, तो करंट अगर इधर की तरफ जा रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो करंट इधर की तरफ बनेगा, ये सबको पता है। ऐसे मैंने क्या बोला, सुनना, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, जैसे करंट फ्लो करेगा तो पहली बात तो करंट बना कैसे, पोटेंशियल बनी कैसे, सबसे पहले पोटेंशियल आती है, दैट इज V। जब ये धक्का लगाता है तभी तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं कुछ टाइम के लिए तब वो करंट बनाते हैं। तो सबसे सिंपल सी भाषा में ये कि अगर पोटेंशियल होगा तो चार्ज मूव करेगा किसी टाइम के लिए, नहीं आया समझ, सबसे सिंपल फॉर्मूला ये। ठीक है, पावर डिपेंड करती है कि यहाँ से कितना धक्का लगा, धक्का लगने का मतलब V मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं कि वो धक्का लगाता है कि नहीं। यहाँ से कितनी पावर डिपेंड करती है कि ये सर्किट के अंदर कितनी पावर जनरेट होगी, ये डिपेंड करता है कि यहाँ से कितना धक्का लगा और यहाँ से धक्का लगने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करे फिक्स्ड टाइम में। तो वो फॉर्मूला ये है, धक्का लगा कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव करे फिक्स्ड टाइम में, तो V/T। नहीं आया समझ, दोबारा सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मेरे घर में एक लाइट जल रही है तो उसमें कितनी पावर खींची है, तो ये बात डिपेंड करती है कि जो इलेक्ट्रिक सोर्स है जहाँ से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वहां से कितना धक्का लगा होगा इसको। ठीक है, अब धक्का लगने से होगा क्या, चार्ज मूव करेगा, चार्ज मूव करा मतलब Q, और कितनी देर के लिए मूव करा, क्योंकि जितनी देर तक मूव करेगा उतनी देर तक पावर मिलती रहेगी, और जितनी देर बाद बंद हो जाएगा तो पावर मिलना बंद हो जाएगी। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला निकल कर आया, P = VQ/T। एक चीज दिमाग में डाल दो, V = Q/T, V तो एज इट इज लिख दो, Q/T का कभी फॉर्मूला पढ़ा था, याद है क्या था फॉर्मूला, Q/T का फॉर्मूला था क्या, I, याद आया, Q/T का फॉर्मूला क्या था, I था। तो एक सिंपल फॉर्मूला निकल कर आ गया, दैट इज P = VI। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और एक बात याद रखना, मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोलता रहा, मैंने 6 फॉर्मूले पढ़ाए हैं, ये 7वां है, और 6 के 6 फॉर्मूले के लॉजिक बताए थे ताकि उनको याद हो सके। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, सेम यहाँ पर भी है। दोबारा सुनो, इस बल्ब को कितनी पावर चाहिए, दिमाग लगाना, इस बल्ब को कितनी पावर, भैया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नोट्स भेज देना, अरे पढ़ तो ले मेरे भाई पहले, ठीक है। वह जिन सेल की ड्यूरेशन ज्यादा होती है उनकी ड्यूरेशन ज्यादा उनके केमिकल अमाउंट पर डिपेंड होती है, उनके केमिकल कंपाउंड पे भी डिपेंड करती है, दूसरा उनके केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले पे, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी कितनी बार बता दिया कि हमारे घरों में हम जो सेल यूज करते हैं वो किस चीज से बने होते हैं, वो क्या नाम है, सॉल्ट से बने होते हैं, ठीक है, क्लोरीन सॉल्ट, ग्रेफाइट रॉड, इन सब से बने हुए होते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और इन सब का पेस्ट होता है, ठीक है। तो नॉन रिचार्जेबल होता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी देर तक एक बार मतलब चार्ज होने का केमिकल रिएक्शन दिखाएगा। दूसरी तरफ है लिथियम आयन बैटरी, जो हमारे मोबाइल्स वगैरह में होती है, लैपटॉप्स में होती है ना, तो वो क्या है, वो एनर्जी स्टोर करती है और बार बार रिचार्जेबल है वो। समझाया मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये भी उसी चीज पर डिपेंड करता है कि वो किस कंपाउंड से बनाई गई है, और हाँ इसमें भी डिपेंड करता है कि अमाउंट कितनी है, वैसे अमाउंट पर कम डिपेंड करता है, केमिकल कंपाउंड से डिपेंड करते हैं कि कौन सा केमिकल कंपाउंड यूज किया जा रहा है, ठीक है। आगे सुनना जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, P = VQ/T, ठीक है, तो एक फॉर्मूला निकल कर आएगा P = VI। समझा रहा मैं क्या कह रहा हूँ, दिमाग लगा रहा है, ठीक है। सुनो, P = अच्छा एक चीज और है, मैं भूल गया, कल या परसों मैक्सिमम चांसेस, परसों मतलब वेडनेसडे तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों बैचेस में हो गया इसलिए मैं रुका हुआ था, ताकि कुछ चैप्टर्स हो जाए दोनों बैचेस में, ताकि मैं फिर टेस्ट लूँ तो कोई बच्चा बहाना ना बना सके कि भैया मैंने तो ये पढ़ाई नहीं है, मैंने तो ये पढ़ाई नहीं है। आ रहा समझ मैंने क्या बोला, ठीक है। परसों तक मैक्सिमम टेस्ट हो जाएगा चैप्टर 6 का, पहले चैप्टर 6 का है, फिर चैप्टर अभी क्या नाम है तुम्हारा, अभी रिसेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर चैप्टर 1 और 2 का एक साथ होगा वो, या फिर 1 और 3 का एक साथ होगा। आया समझ मैंने क्या बोला, जिसको चैप्टर नंबर 3 करना है वो चैप्टर आज शुरू हुआ है, और वैसे मैंने उसको कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है, मतलब कल से वो पढ़ाया जाएगा सुबह वाले बैच में, चैप्टर मतलब सुबह 9 बजे। समझा रहा है, जिसको वाला चैप्टर लेना है, वाला चैप्टर पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल, तो वो वाला बैच ले सकता है, इसमें भी होगा लेकिन कुछ टाइम बाद होगा,
RS में मैंने क्या बोला, इस पे याद रखना। सुनो, क्योंकि भाई टेस्ट लेना जरूरी है, टेस्ट मेरे लगातार अब से होंगे, क्योंकि बिना टेस्ट के तो तुम पढ़ने से रहे। ठीक है, नोट्स कंप्लीट नहीं है। कौन से चैप्टर के? मेटल्स और नॉन मेटल। किसके कंप्लीट नहीं है, तुम्हारे या मेरी तरफ से? आपने दिए नहीं, तरफ से दिए। कौन से? कुछ भी नहीं दिया मैंने उस चैप्टर के अंदर। मैं 3-4 रह रहे भैया, पीछे के रह रहे। हाँ पीछे के रह रहे हैं ना, ठीक है मिल जाएंगे वो। ठीक है, तो सुनना, P = 2VI, ज्यादा समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तुम लोगों को टाइमर दिखाई दे रहा होगा, इससे ध्यान से समझना, मेरे को 11 मिनट दिखा रहा है, इससे ज्यादा ही है वैसे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? सुनना, ये तो समझ आ गया भैया P = 2VI। अब आगे बढ़ते हैं, तो सुनना यार ध्यान से। देखो होता क्या है, होता ये है कि अब क्वेश्चन ये आया कि यार भैया हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी वो क्या नाम है अप्लायंसेस ऐसे जिसमें हीटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब ये कि पंखा चल रहा है, ठीक है, और उसमें हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं कि भाई सर्दी हो रही है, मतलब सर्दियों में फिर चलते हैं, तो हमको ठंड लगती है तो उसका हाथ लगा के हाथ सेक लेते हैं, ऐसा करते हैं क्या? नहीं। मतलब ये कि यार भैया सिंपल सा लॉजिक है कि जो हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है, उल्टा हमारी तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रही है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना भाई कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो मेरी वेस्ट हो रही है, तो मेरा तो नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल सही बात है, नुकसान तो है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इस हीटिंग इफेक्ट का भी फायदा उठाया जाए। मतलब ये कि उन्होंने एक ऐसे सर्किट्स डिजाइन करने चालू करे जिसके अंदर बहुत सारा हीट इफेक्ट पैदा किया जाता है और उस हीट का जानबूझकर यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कौन कौन से अप्लायंसेस है? सबसे कॉमन एग्जांपल है हीट, वो क्या नाम है, हीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक हीटर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है और उसको सब इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर देता है, वो क्या नाम है, हीटिंग एनर्जी में। और जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो हम उसका यूज भी करते हैं। समझाया मैंने क्या बोला? तो साइंटिस्टों ने इसके एग्जांपल कौन बोले थे? इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, गीजर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, तो ये सारे क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और हीटिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। क्वेश्चन यही है कि भैया करते कैसे हैं, मतलब ये हीटिंग इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है और उनके कैसे बचती है कि वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखना, जितने भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाले डिवाइसेस होते हैं ना, दे आर टोटली रेजिस्टिव इन सर्किट, रेजिस्टिव इन नेचर। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये कि जितने भी सर्किट यूज किए जाते हैं हीटिंग इफेक्ट पैदा करने के लिए, जितने मैंने एग्जांपल लिए, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक हीटर या फिर माइक्रोवेव ओवन, इन सब में टोटली रेजिस्टिव सर्किट होता है। अब इससे फायदा क्या होता है? दिमाग लगाओ, सबसे कॉमन तरीका है समझने का। ठीक है, अब 10 मिनट बचे, मेरे पास 10 मिनट का मैसेज आ गया। ठीक है, सुनना, क्या है इसका सबसे कॉमन तरीका, मतलब सबसे कॉमन चीज क्या? दिमाग लगाओ, सुनो। हीटिंग इफेक्ट पैदा हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हुई, इलेक्ट्रिसिटी जब पास हुई तो वो क्या करेगा, वहां पे क्या हमने क्या लगा के टोटली रेजिस्टिव सर्किट, उसको ना भर भर कर रेजिस्टर लगा के, और जब इतने सारे रेजिस्टर लगे होंगे, दिमाग लगाना, जब इतने सारे रेजिस्टर लगे होंगे तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी क्या? नहीं। वो सारी करंट, वो जितना भी करंट जा रहा था, वो सारा का सारा करंट वहीं पर मरने लगेगा। आया समझ में आने का? जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट अब आगे नहीं जा रहा और वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो वो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, और वो कौन सी एनर्जी होगी? हीट एनर्जी होगी। और वो जैसे ही उस हीट एनर्जी में प्रोड्यूस होता है। हेलो भैया। हाँ बोल बोल बोल। अरे भाई सुन लो। क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? वीडियो फास्ट। ठीक है, बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? क्या बाकियों को आवाज आ रही है? जल्दी बोलो, जल्दी, मेरा टाइम हो रहा है। हाँ भैया। हाँ सर आ रही है आवाज। नेटवर्क में इशू है, नेटवर्क इशू देख ले अपना एक बार। ठीक है, सुनना जरा ध्यान से। ठीक है, मैंने क्या बोला? ठीक है, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जितना भी हीटिंग इफेक्ट, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी, वो सारा हीटिंग इफेक्ट पैदा कर रहा था, और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा था, मतलब वो क्या नाम है, सॉरी, रेजिस्टेंस क्या कर रहा था, सारा हीटिंग वो इलेक्ट्रिसिटी को खा जा रहा था और उसको दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज हीटिंग एनर्जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना करंट जाएगा जिसकी वजह से कितना हीट इफेक्ट पैदा होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, जितनी देर के लिए सर्किट ऑपरेट होगा उतनी हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। सबसे सिंपल बात। टाइम पता लगाने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू VI इनटू T। आया समझ में? क्या पता है ना कि इसमें मैंने टाइम मल्टीप्लाई करा, मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर तो एक तरफ टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी तरफ करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ कर दिया, P पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू VI। पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम क्या होता है? एनर्जी होता है। और यहाँ पर कौन सी एनर्जी की बात चलती है? पावर इनटू टाइम, एग्जैक्टली एनर्जी होता है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? हीट एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा हीट एनर्जी
इज इक्वल टू VIT। तो एक फॉर्मूला निकल कर आ गया H इज इक्वल टू VIT। आया समझ में मैंने क्या बोला? पक्का समझ में आ रहा है? क्या करो अब दिमाग लगाना इस बात में, बहुत सिंपल है। सुनो, H इज इक्वल टू VIT होता है, ये तो भैया चलो समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनना जरा इस चीज को। मान लो फॉर एग्जांपल किसी दिन मेरे पास एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन के अंदर V ही नहीं है, मतलब V का कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा, R दे के बता दिया और पूछ रहा हीटिंग फैक्ट निकालो, लेकिन मेरे को तो याद है हीटिंग फैक्ट में तो V होता है, तो V तो देना चाहिए था उसको। कोई बात नहीं, उसने V नहीं दिया, R दे दिया, तो मैं क्या करूंगा? V को गायब कर दूंगा। V को गायब करने के लिए या फिर किसी भी चीज को गायब करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक रामबाण तरीका, और वो रामबाण फॉर्मूला यहाँ पे क्या है? वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ तुम्हें याद होगा, V इज इक्वल टू IR। मैंने पहले बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर V को गायब करना है तो मैं यहाँ से V की वैल्यू निकालूंगा, जिस चीज को गायब करना होता है उसकी वैल्यू निकालो। यहाँ से V को गायब करना है यहाँ से, तो V की वैल्यू निकालूंगा, तो H इज इक्वल टू V का फॉर्मूला, V की जगह पे क्या आ जाएगा? IR, और I एज इट इज और T ऐसे, तो हीटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या आ गया? I²R T। मान लो किसी दिन I को गायब करना है तो मैं क्या करूंगा? यहाँ से I की वैल्यू निकालूंगा, तो I की वैल्यू क्या आएगी? V अपॉन में R इज वैल्यू में I, तो हीटिंग फैक्टर फॉर्मूला क्या होगा? V एज इट इज आ जाएगा, I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V अपॉन में R इनटू में T, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? V²/R इनटू में T। समझ आया मैंने क्या बोला? एक चीज याद रखना, जो ये वाला फॉर्मूला है ना, H इज इक्वल टू I²RT, H इज इक्वल टू I²RT, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले का नाम है जूल्स लॉ। इस साल का एक क्वेश्चन है ये, इस साल का 1 नंबर का क्वेश्चन है ये बोर्ड्स का। व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? कुछ नहीं करना था, ये लिखकर आना था कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज I²RT। खत्म बात। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज, सीधा सीधा लिख देता है H इज इक्वल टू I²RT, तो सिंपल सा 1 नंबर मिल रहा था। पक्का समझ आया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा, मैं क्या बोलता हूँ सुनो। मैं ये बोल रहा हूँ कि एक सर्किट से कितना करंट पास होता है, ठीक है। अब फटाफट सुनना, 5 मिनट 6 मिनट है, ठीक है। सुनना, एक सर्किट में से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है, ये उसकी वजह से कितनी हीटिंग इफेक्ट पैदा हो रहा था, हमको ये पता लगाना। समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला, मतलब हमने सोचा कि पावर कितनी होगी, ये बल्ब लगा के मान लेते हैं, बल्ब कितने पावर पे ऑपरेट होगा। ये डिपेंड करती है बात कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है, और सॉरी यहाँ से कितना पोटेंशियल लग रहा है, और यहाँ से पोटेंशियल जो लग रहा है उससे कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ से कितना पोटेंशियल लग रहा है उससे कितना करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसको कहते हैं क्या नाम है? P इक्वल टू VI। समझ में आया? उसके बाद कितनी देर तक फ्लो करेगा, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक सर्किट में कितनी देर के लिए सर्किट ओपन है, कितनी देर के लिए पावर पास ऑन हो रही है, करंट पास ऑन हो रहा है, तो P इंटू टी इक्वल टू VIT। P इंटू टी क्या होता है? एनर्जी होता है, तो यहाँ पे हमने हीटिंग एनर्जी फॉर्मूला ले लिया, H इक्वल टू VIT हो गया। अब उसके बाद V को गैप करना, तो I²RT, और जो भी गैप करना उस तरीके से काम चलता रहेगा। ज़्यादा समझाया मैंने क्या बोला? अब दिमाग लगाना जरा, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक चीज और है कि किसी ने मेरे से पूछा था पिछले वाले सेशन में, मुझे क्वेश्चन याद आ गया, किसी ने मेरे से पूछा था 1 ओम को डिफाइन कर दो, तो ये पता नहीं किसने पूछा था, लेकिन सिंपल सा तरीका 1 ओम को डिफाइन करने का, V इक्वल टू IR है, ठीक है। इसको R को इधर छोड़ दो, ठीक है, R को मान लो मैं इधर छोड़ देगा, तभी V अपॉन में I आता, तो इस फॉर्मूले को डिफाइन कर दे। समझना है मैंने क्या बोला? 1 ओम डिफाइन करना है, तो इसको 1 वोल्ट, इसको 1 एम्पियर मानकर इसको 1 ओम को डिवाइड को बताओ, कैसे बताओगे? तो जब 1 volt of potential applies to 1 ampere of electric current, it has 1 ohm of resistance, तो वो 1 ओम की रेजिस्टेंस पैदा करता है। खत्म बात, ठीक है। इसने पूछा था, पता नहीं किसने पूछा था भैया, मेरा सेशन नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सारी केमिकल इक्वेशन वाले चैप्टर का टेस्ट है। कहाँ पर? स्कूल में। तो टेस्ट तो 2 मिनट का होता है मेरे भाई, लिंक भी तो आता है, ठीक है। सुनना जरा ध्यान से, ठीक है। सेकंड सेशन में नया चैप्टर शुरू होगा, ज़्यादा समझ आया मैंने क्या बोला? अब समझना जरा ध्यान से। एक और चीज है यहाँ पर, एक और चीज आती है, और वो है क्या? वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है। अच्छा, एक चीज और, एक क्वेश्चन और, एक पॉइंट और, ठीक। अगले सेशन में थोड़ा सा मेरे को इसका बताना पड़ेगा, ठीक है। 3 साढ़े 3 मिनट है, लेकिन अगले सेशन में नया चैप्टर शुरू होगा, मिस मत करना बस, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट। सुनना, वो सब छोड़ो, पहले इसका ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ, एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट के अंदर काम कैसे चलता है वो समझना, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बता दिया इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर और इन सब जगहों पर, ठीक है। इसका यूज किया जाता है एमसीबी में भी। एमसीबी का मतलब कहता है हमारे घरों में जो लगी होती है एमसीबी, उसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। अब वो करता क्या है, उससे फायदा क्या है, तो सुनना। देखो, मान लो फॉर एग्जांपल हमारे घर में करंट ज्यादा आ रहा है, ठीक है। करंट ज्यादा आएगा तो एकदम से करंट पास ऑन होगा, तो हमारे एप्लायंसेस को, सर्किट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए पहले क्या लगा दी जाती है? एमसीबी लगा दी जाती है, और एमसीबी भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर डिपेंड करती है सारी की सारी। अब तुम बोलोगे कि वो कैसे भैया? तो देखो यार, इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, P इक्वल टू V/T, समझ आया? या फिर P इक्वल टू VI लगा लो, समझ आया? इसके हिसाब से तुम निकाल के देख लेना। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल R के फॉर्मूले से निकाल रहे हम, तो मान लो R निकल कर आया 4.54, समझ आया मैंने क्या बोला? मतलब या फिर लगा लो 4 ओम निकल कर आया। तुमको क्या करना है, अपने सर्किट में उतने ओम का रेजिस्टर लगाना है,
समझाया मैंने क्या बोला? क्यों लगाना है? सबसे सिंपल सी बात है, अगर मान लो तुमने कम रेजिस्टेंस का लगाया, ठीक है, तो होगा क्या, ज्यादा करंट पास ऑन हो जाएगा, और ज्यादा करंट पास ऑन हो जाएगा तो हमारे सर्किट को नुकसान पहुंचेगा। अगर ज्यादा पावर का रेजिस्टेंस लगा दिया तो दिक्कत क्या होगी? ज्यादा पावर का वो लगाने पर दिक्कत ये होगी कि बिल्कुल भी करंट नहीं जा पाएगा, और जितना अप्लायंस चलना चाहिए तो वो चल भी नहीं पाएगा। समझाया मैंने क्या बोला? इसलिए आती है एमसीबी। वो क्या करता है? सर्किट को ब्रेक कर देता है। सर्किट को ब्रेक कैसे करता है? वो इसी पे डिपेंड करता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे। उसके अंदर क्या होता है? थिन वायर होता है। अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी दिन करंट बहुत ज्यादा आ गया, समझाया, जो हमारे अप्लायंसेस को खराब कर सकता है अचानक से, अगर करंट पास ऑन हो गया उसके अंदर तो एमसीबी लगाई हुई होती है। एमसीबी क्या करती है? दिमाग लगाना। एमसीबी क्या करती है? उसके अंदर एक पतला सा वायर होता है, अगर उसमें से वो वायर इस तरीके से सेट है कि जितना मतलब नॉर्मली जिस पे सेट किया हुआ है उससे ज्यादा पे वो पिघलता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो गलती से ज्यादा करंट पास हो गया, मतलब अचानक से लाइट आई, जो भी हुआ, अचानक से ज्यादा करंट पास हो गया, तो अगर ज्यादा करंट पास होगा तो क्या होगा? ज्यादा हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा, और जितना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा तो वायर जो हमने लगा रखा है डिटेक्ट करने के लिए एमसीबी में, वो डिटेक्ट कर लेगा और तभी क्या करेगा? उस वायर को ब्रेक डाउन कर देगा और सर्किट बंद कर देगा। तो नया मैंने क्या बोला? अगर एक सर्किट जरा सा भी ब्रेक डाउन मतलब वो अपने वायर को क्या करेगा? पिघला देगा, क्योंकि ज्यादा करंट आया, ज्यादा करंट से ज्यादा हीट, और ज्यादा हीट से वो वायर को क्या करेगा? अपने पिघला देगा। अगर वायर पिघल जाएगा तो देखना जरा, पिघल गया, सर्किट बंद हो जाएगा, और आगे जितने भी अप्लायंस आपके एसी, फ्रिज जो भी लगा हुआ है, कूलर वगैरह, वो सब के सब बचे रहेंगे। समझ रहे हो? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कितना फायदा है। तो इतने सारे डिवाइसेस बना दिए इसने, ऊपर से एमसीबी डीसी प्रिंसिपल पे काम करता है। पहले एमसीबी कैसे थे? उनके तो वायर होता था, उनको वायर में लपेटना पड़ता था। अब क्या होता है? एमसीबी गिर जाती है नीचे, सर्किट बंद कर देती है, फिर हम खुद जाते हैं, फिर दोबारा उसको उठा कर आ जाते हैं। आया समझ मैंने क्या बोला? तो इस वजह से ऐसा होता है। पक्का समझ आ रहा है? मैं क्या करूँ? खत्म बात, ध्यान सुनना। आवाज नहीं आ रही है, वीडियो फास्ट चल रही है। अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो मुझे पता नहीं वीडियो फास्ट का, बाकी को आवाज आ रही है। चलो, 1 मिनट से कम बचा है, मुझे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 शुरू करेंगे। तो प्लीज सेकंड सेशन मिस मत करना, चैप्टर नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितने हो उतने ही रहना, उल्टा आज तो बहुत सारे कम आ रहे हो, ठीक है। चलो मिलते हैं सेकंड सेशन में।